हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी पे। मैं धर्मेंद्र गंगवार आप सभी का स्वागत करता हूँ। देखिए, तो रोज़ की तरह आज भी जो है मैथ के जो हैं 15 क्वेश्चन और रीजनिंग के 5 क्वेश्चन लेके हम फिर से हाजिर हैं। ठीक है, जिसका हमने आर्मी स्पेशल जो क्वेश्चंस आते हैं वो उनका एक टारगेट रखा है ये। तो इसी के बारे में फिर से आज हम लोग चर्चा करेंगे 15 क्वेश्चंस की। आज जरा देखिएगा, पहला क्वेश्चन क्या है। देखो, कह रहा है कि एक पिता जो है वो माता से देखो, एक पिता माता से 7 वर्ष बड़ा है। माता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना अधिक है। यदि इस समय बेटी की आयु 10 वर्ष हो तो बेटी के जन्म के समय पिता की आयु कितनी रही होगी। ठीक है, ये सवाल हमारा दिया हुआ है। तो इसमें पहले तो ये देखिए, एक तो पिता है, एक माँ है और एक बेटी है। ठीक है, ये 3 ही लोग हैं इसमें। कह रहा है कि इस समय बेटी की आयु 10 वर्ष है। जिसकी आयु पहले पता है उसकी लिख लीजिएगा। कितनी आयु है बेटी की? बेटी की आयु जो है वो 10 वर्ष है। कह रहा है कि माता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना अधिक है। कैसी अधिक है? 3 गुना अधिक है। कैसी? तो यानी कि 3 गुना है, यानी कि 3 गुणा 10 अर्थात 10 तियां 30। यानी कि माँ की जो आयु है वो इस समय कितनी है? 30 वर्ष है। कितनी है? कह रहा है पिता माता से 7 वर्ष बड़ा है, और जो इसका पिता है लड़की का वो माँ से 7 वर्ष बड़ा है। यानी अगर माँ 30 की है तो ये 7 वर्ष बड़ा है, अर्थात ये कितना है? 37 वर्ष का होगा। कितने का होगा? अब हमसे कह रहा है कि बेटी के जन्म के समय, अच्छा बेटी जब 10 साल की हो गई है तो उसके जन्म को 10 साल हो गए होंगे। कितने हो गए होंगे? 10 वर्ष हो गए होंगे, अर्थात 10 साल पहले इसकी आयु पूछ रहा है। तो जो अभी 37 का है, 10 वर्ष पहले कितने वर्ष का रहा होगा? 27 वर्ष का। कितने का रहा होगा? 27 वर्ष का। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो सवाल हमारा ये सही सॉल्व हो जाएगा। कोई दिक्कत है? देखिए आगे। एक बार पुनः सवाल को समझ लीजिएगा। देखो जरा, क्या कह रहा है। जितने भी करेक्टर इसमें होते हैं पहले हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा इसमें लिखा हुआ है एक पिता है, एक माँ है और एक बेटी है। यानी कि 3 ही लोग हैं इसमें। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं। ठीक है, तो जरा देखें यहाँ से। अब कह रहा है कि बेटी की आयु, जिसकी आयु पहले दे रखी है उसकी आयु पहले लिखिएगा। कह रहा है बेटी की आयु 10 वर्ष है। बेटी की आयु कितनी है? 10 है। कितनी है? 10। तो कह रहा है अब आगे इससे लाइन, माता की आयु बेटी की आयु से 3 गुना है। कैसी है? 10 तियां यानी 3 गुणा 10, अर्थात इस माँ की आयु कितनी है? 30 है। कितनी है? अब कह रहा है पहली लाइन पढ़ो। कह रहा है माता पिता से 7 वर्ष, वो पिता जो है माता से 7 वर्ष बड़ा है, अर्थात ये 30 का है। 30 की है तो 30 का ये तो है ही है, 7 वर्ष और है, अर्थात कितने वर्ष का है? 37 वर्ष का है। यानी कि अब कह रहा है बेटी के जन्म के समय पिता की आयु, तो बेटी का जन्म 10 साल पहले हुआ होगा, तो 10 साल पहले की आयु पूछ रहा है तो 10 साल कम कर दीजिएगा, अर्थात उस समय वो कितने का रहा होगा? 27 वर्ष का रहा होगा। ठीक है, ये सवाल हमारा क्या हो गया? सॉल्व। नेक्स्ट देखिएगा। एक आयताकार फर्श की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 4 मीटर व 3 मीटर है। कितनी कितनी है? 4 मीटर है और 3 मीटर है। कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर लंबी, 6 सेंटीमीटर चौड़ी कितनी टाइलें लगेंगी। क्या पूछ रहा है? कितनी टाइलें लगेंगी, यानी टाइलों की संख्या। जब भी ऐसा कभी पूछे, हो सकता है अगली बार पूछ ले क्यारियां कितने बनेंगी, या हमसे पूछ ले इसमें कोई फर्श दे रखी है उस पर वर्गाकार टाइल लगा दे, ऐसा कोई भी सवाल हमसे पूछ सकता है। ठीक है, तो जब भी कभी ऐसी बात पूछे तो देखिए, जब भी कोई ऐसी चीज पूछेगा तो हम करते क्या हैं कि इसका बड़ी चीज का आयतन, हमने कल भी आपको बताया था पिछले एपिसोड में कि भाई अगर कोई संख्या पूछता है तो बड़ी चीज का
क्षेत्रफल या आयतन बटे छोटी चीज का क्षेत्रफल या आयतन, जो भी होता है। तो हमसे पूछ रहा है टाइलों की संख्या। क्या पूछ रहा है? टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या। टाइलों की संख्या का मतलब है आयताकार फर्श है, फर्श का क्षेत्रफल, फर्श का क्षेत्रफल, और इसके बटे में हम टाइल का क्षेत्रफल रखेंगे, टाइल का क्षेत्रफल, टाइल का क्षेत्रफल। ठीक है, तो भाई टाइल भी आयताकार है, फर्श भी आयताकार है। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। देखो फर्श जो है वो कितनी लंबी चौड़ी है, 4 मीटर बाई 3 मीटर की है, 4 बाई 3। और जो टाइल है वो 8 सेंटीमीटर लंबी और 6 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो 8 बाई कितने 6। अब ये देखिए ये मीटर है और ये क्या है सेंटीमीटर। तो आप जानते होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो 4 में 400 हो गए, 3 में 300 हो गए। ठीक है, हमने दोनों को एक जैसे में कन्वर्ट कर लिया। काटिए, 8 पंजे 40, 50 आई, 6 पंजे 30, पचम 25, अर्थात 2500 टाइलें लग जाएंगी। कितनी लग जाएंगी? इस नाप की कितनी टाइलें लगेंगी? 2500। कोई दिक्कत है? अगला देखिए सवाल। कह रहा है एक साइकिल सवार 150 मीटर की दूरी, कितनी दूरी? 150 मीटर की दूरी 25 सेकंड में तय करती है उसकी चाल। तो आप जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर दूरी बटे समय। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ से जो दूरी है, दूरी कितनी है? 150 मीटर, और समय कितना है? 25 सेकंड। ठीक है, अब हमसे चाल पूछी है किलोमीटर प्रति घंटा में और ये मीटर में है। तो इसमें लगाते हैं 18 बटे कितना 5। ठीक है, 25 छक्का 150, ये हो गए। इनकी गुणा कर लीजिएगा भाई, भाग करो पहले। 5 तियाँ 15, 3 बचे, 5 छक्का 30, गुणा करो। 6 छंग 36, 6 तियाँ 18, 18 और 3 कितना 21, यानी 21.6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इसकी क्या आ गई? चाल। सही है। तो फिलहाल तो इसमें ऑप्शन नहीं मिला, कोई बात नहीं है, आप आंसर आपका यही आएगा। ठीक, अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है दो संख्याएं हैं जिनका योग कितना है। दो संख्याएं जिनका योग 54 है और मासा कितना है 6 है, ऐसी संख्याओं के कितने जोड़े संभव हैं। तो अगर कभी हमसे ऐसा पूछता है तो ये मासा लासा का जो एक क्वेश्चन है कि ऐसे कितने जोड़े संभव होंगे, तो जरा देखो इसमें क्या करते हैं हम, जो योग दिया होता है इसे पहले मासा से भाग कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 54 बटे कितने 6, 6 नेम 54। अब वो सब संख्याएं होंगी जिनका जोड़ 9 है। कितना? उतने ही जोड़े बन सकते हैं जिन संख्याओं का जोड़ कितना हो सकता है 9। जैसे आप देखिए 1 और 8 कितने होते हैं 9। और आप अब 2 और 7 कितने होते हैं 9। 3 और 6 9 होते हैं। अब यहाँ से देखिए 3 और 6 हो गए, 4 और कितने हो गए 5, और 5 और 4 हो जाएंगे। अब तो बैक होने लगेंगे, यानी कि वैसे तो इतने जोड़े संभव हैं, लेकिन तभी इनका मासा गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि ये आपस में कट रहे हैं। तो जो आपस में कट रहे हों उन्हें छोड़ देते हैं, उन्हें क्या करते हैं। अब हमारे पास देखिए कितने जोड़े रह गए, 1 2 3, अर्थात ऐसे कितने जोड़े संभव हैं जिनका योग कितना होगा 54 और मासा कितना होगा 6। ठीक है, तो कितने जोड़े संभव हैं। जब भी कभी ऐसा सवाल पूछे तो इसी टाइप से करना है। आप पहले योग को मासा से भाग कर देंगे, जो आएगा वो योग आएगा, संख्याओं का क्या आएगा? योग। अब इनका हम योग देखिए, दो ऐसी संख्याएं लेंगे जिनके जोड़ के इतना आए, यानी कि जितना भी यहाँ पे आ जाए वही जोड़ के आना चाहिए। देखो जैसे 8 1 9, 2 और 7 9, 4 और 5 9, ये सभी संख्याएं ऐसी हैं जिनका योग कितना होगा 54 और मासा कितना होगा 6। ठीक है, देख लो जरा। जैसे पहला जोड़ा लिया है हमने 1 और 8, 1 और 8, तो 1 और 8 लिया है, इनकी 6 से गुणा करो, 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48। देखो इनका मासा तो 6 ही है, अगर जोड़ें तो कितना हो रहा है 54। फिर हम अगली संख्या ले रहे हैं 2 और कितनी 7, अर्थात 6 दूनी 12 और 6 सत्ते 42। अगर हम इनका जोड़ें तो जोड़ हो रहा है 54। फिर हम ले लेंगे 4 और कितनी 5, तो यहाँ से 6 से गुणा करो, 6 चौक 24, 6 पंजे 30
अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 54। ठीक है, देखो सभी का जोड़ भी 54 है, सभी का मासा भी कितना है 6 है। तो ये इसी टाइप का सवाल जब भी पूछेगा तो आप ऐसे ही करेंगे। अर्थात क्या करना है, पहले जितना भी आपका सवाल को फिर से समझिएगा। जब ऐसा सवाल आए तो योग दिया है 54 और अगमासा दिया है 6, 6 नेम 54, ये हमारा दो संख्याओं का जोड़ आ जाएगा। क्या आ जाएगा, ये जोड़ा निकालने के लिए ये तरीका सबसे बेहतरीन है। तो अब संख्याएं जोड़ो, 1 और 8 कितना होता है 9, 2 और 7 कितना होता है 9, 3 और 6 कितना होता है 9, 4 और 5 कितना होता है 9। सही, सभी का जोड़ हमने कितना रख लिया। अब वो जोड़ा काट देंगे जो आपस में कट रहे हैं। जैसे ये देखो आपस में नहीं कट रहे, ये भी नहीं कट रहे हैं, ये कट रहे हैं, तो इस जोड़ा को छोड़ देंगे, इसका मासा बदल जाएगा, इसलिए इसे छोड़ देते हैं। 4 और 5 ये भी आपस में नहीं कट रहे हैं, अर्थात हमारे पास 1 2 3, तो कितने जोड़े बचे हैं 3, यानी कि ऐसी संख्याओं के 3 जोड़े क्या हैं, संभव हैं। ठीक है, आगे देखिए। कह रहा है एक व्यक्ति के पास 24 टोकरियां हैं। कितनी टोकरियां हैं, 24। प्रत्येक टोकरी में 5 किलो सेब हैं। कितने सेब हैं, तो कह रहा है यदि 1 किलोग्राम सेब का मूल्य 40 रुपया हो तो सभी सेबों का मूल्य, यानी सभी सेबों का मूल्य निकालना है। तो क्या करिएगा, देखो 40 रुपया कितने का सेब का मूल्य है, 1 किलो का। एक टोकरी में कितने सेब हैं, 5, तो एक इनकी 5 से गुणा करेंगे तो एक टोकरी का मूल्य आ जाएगा। कितने का मूल्य आ जाएगा, देखो जरा यहां से। एक टोकरी का मूल्य, एक टोकरी का मूल्य देखो, 1 किलोग्राम सेब 40 के हैं तो 5 कितने को हो गए, 5 चौक 20, अर्थात कितने के, 200 रुपए के। हमारे पास टोकरियां कितनी हैं, 24, तो इसलिए 24 टोकरियों का मूल्य, टोकरियों का मूल्य, 24 टोकरियों का मूल्य देखिए जरा यहाँ से। तो हम भाई एक टोकरी का मूल्य अगर 200 है तो 24 का कितना होगा, 24 से गुणा कर देंगे, 24 दूनी 4800 रुपया, यानी कि इसका मूल्य कै रुपया आएगा, 24 टोकरियों का 4800। सही है, आगे देखिएगा। एक वस्तु का लागत मूल्य कितना है, 650, वह 8% लाभ पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, विक्रय मूल्य। देखिए जब भी हमने आपको बताया तो बताया लागत मूल्य हमेशा 100% है, 8% अगर फायदा है तो विक्रय मूल्य उसका 108% हो गया। ठीक है, ये परसेंटेज की बात हो गई। अब जो दिया है उसका साथी बटे में गुणा में जो पूछा जाए, यही सिद्धांत है सब पूरे गणित का। तो लागत मूल्य दिया है आपका 650, कितना, ये 650 लागत मूल्य है, और लागत मूल्य कितना है 100 रुपया। गुणा में हमसे पूछ रहा है विक्रय मूल्य, बेची कितने में गई, 108 रुपया में। ठीक है, तो 0 से 0, 13 पंजे 65, 5 दूनी 10, 2 से काटिए, 2 पंजे 10 और 2 चौक 8, इनकी गुणा करो भाई, 13 चौकू 52 के 2 हासिल 5, 13 पंजे 65 और 5 कितना 70, अर्थात कितने रुपए की बेची जानी चाहिए, 702 रुपए की। तो हमें क्या होगा, 8% लाभ हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए जरा, ये गोले का क्या पूछ रहा है, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो जैसे कि गोला होता है, गोला किस टाइप का होता है, जैसे गेंद है, फुटबॉल है, ये सब क्या होते हैं, गोला होते हैं। ये इस टाइप का क्या है, ये गोला है हमारा। ठीक है, अब गोले में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज होती है, वो होती है त्रिज्या। क्या होती है, अगर हम इसकी ऊंचाई की बात कर दें तो ये हो जाएगा व्यास। ये क्या हो जाएगा, व्यास। व्यास गोले की ऊंचाई के बराबर होता है। तो गोले का जो आयतन है, गोले का आयतन, अगर आपको सूत्र याद नहीं है तो याद कर लेना। गोले का आयतन 4/3 पाई r की घात 3, और ये आयतन हमेशा घन सेंटीमीटर मीटर यानी कि घन इकाई में आता है। तो ये आपका हो गया गोले का आयतन। एक होता है गोले का पृष्ठ। अब देखो पृष्ठ क्या चीज है, गोले का पृष्ठ, एक आपने सुना होगा वक्र पृष्ठ और एक सुना होगा आपने संपूर्ण पृष्ठ। क्या सुना है, संपूर्ण पृष्ठ।
दो वैसे पृष्ठ होते हैं। तो वक्र पृष्ठ वो पृष्ठ होता है जिस पर कोई वस्तु लुढ़क सकती है, ठीक है। अब चूंकि गोला तो हर साइड में लुढ़क सकता है, इसलिए इसमें वही वक्र पृष्ठ है और वही क्या है, संपूर्ण पृष्ठ है। इसीलिए इसके साथ ना वक्र पृष्ठ लगाते हैं और ना संपूर्ण पृष्ठ लगाते हैं। इसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही लिखते हैं, पृष्ठ लिख देते हैं, जो कि होता है 4πr²। और ये होता है हमारा वर्ग इकाई में, काय में आता है। तो गोले के दो सूत्र होते हैं, एक गोले का आयतन और एक गोले का पृष्ठ, ठीक है। तो अगर कहीं पे गोले का आयतन आ जाए, पृष्ठ आ जाए, कोई चीज आ जाए, तो वो आप यहां से लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सवाल में देखते हैं। कह रहा है 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2000 रुपए कितने समय में 2420 रुपए हो जाएंगे। यहां से हमसे समय पूछा है, मूलधन दिया है और मिश्रधन दिया है। अब जरा हम परसेंटेज की बात करते हैं, तो मूलधन मान ले रहे हैं 100 रुपया, दर हमारी दे रखी है 10%, अर्थात कितना हो गया 110। पावर समय जो है पावर में लगा होता है। अब यहाँ पे हमारे पास मूलधन था 2000 रुपए और हो कितना गया 2420, तो जीरो से जीरो, यहाँ भी जीरो से जीरो काट दे रहे हैं। काटो, दो एकम दो, दो एकम दो दूनी चार, दो एकम, ये होता है 10 का और ये होता है 11 का और ये होता है वर्ग, ठीक है। ये हो गया टोटल वर्ग। अब अगर हम तुलना करें, यहाँ भी 11/10 है, यहाँ भी 11/10 है, अर्थात आधार कैसे हैं, बराबर। तो घातांक भी क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्योंकि बराबर लगा हुआ है। तो समय की तुलना करिए, समय बराबर हमें कितना मिल रहा है, 2 वर्ष। कितना हो रहा है, तो इसका आंसर आपका कितना आ जाएगा, 2 वर्ष, ठीक है। देखो भाई, कह रहा है एक व्यक्ति के पास 7.2 किलोग्राम सूखे मेवे हैं, क्या है। अब कह रहा है इनसे 240 ग्राम भार के, कितने 240 ग्राम भार के पैकेट बनाना चाहता है, कितने पैकेट बन जाएंगे। तो जरा देखिए, आपने सुना है चूंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, कितने होते हैं। तो ये हमारे पास दिया है 7.2 किलोग्राम, इसे भी हम ग्राम में बना ले रहे हैं। इसे ग्राम में इसलिए बना ले रहे हैं क्योंकि जो पैकेट बनाना है उसकी माप हमारी 240 ग्राम में दे रखी है, ठीक है। तो एक जैसी राशियों में हमने क्या कर लिया, इन्हें चेंज कर लिया। अब पैकेट का भार कितना है, 240 ग्राम, ठीक है। ये पॉइंट हटाएंगे, क्या बढ़ा देंगे, जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 24 तियां 72, 3 धाई 30, अर्थात कितने पैकेट बन जाएंगे, 30 पैकेट बन जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही और कोई भार दिया होता उसे भी ऐसे ही लिखते, जिस भार का पैकेट बनाना है वो लिख लेंगे, ठीक है, और भाग कर देंगे, आंसर आपका आ जाएगा। नेक्स्ट में कह रहा है कि सरल कीजिए। तो देखिए जरा, यहाँ पे अगर कभी ऐसा कोई बड़ा तूफानी सवाल आ जाए तो इनके लिए पहले तो सूत्र ध्यान होने चाहिए। अगर इत्तेफाक से कभी सूत्र बिचल जाए तो भाई देखो, यहाँ पे 1 2 3 बार है, तो जो 3 बार हो तो इनको ही जो इनका हो रहा है वही करना है, जो बीच में प्लस माइनस लगा। वह तो सूत्र हो रहा है a³ प्लस b³ का, या आप इसे a मान लीजिएगा और इसे क्या मान लीजिए, b। तो ये हमारा हो गया a³ प्लस b³ का, और बटे में यहाँ पे देखो ये a माना है तो a 2 बार है तो हो जाएगा a², और ये b है माना है तो ये हो जाएगा b², और ये a और b हो जाएगा माइनस का ab। अब आपने इसका सूत्र सुना होगा a प्लस बी का होल क्यूब। जरा देखिए, a³ प्लस b³ ये होता है a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab, ये इसका सूत्र होता है, ठीक है। या हमारे पास अगर कभी माइनस का आ जाए तो a³ माइनस b³ ये सूत्र हो जाता है a माइनस बी, a² प्लस b² प्लस ab, ये सूत्र होते हैं। इन्हीं दो पे अगर सवाल कभी आता है तो इन्हीं दो सूत्रों से रिलेटेड आता है। तो देखिए, या तो हमें यहाँ पे माइनस लगा होगा या क्या लगा होगा, प्लस। तो माइनस लगा हो तो घटा देना है, प्लस लगा है दोनों को जोड़ देना है। जरा देखिए कैसे, इसका अगर हम सूत्र लगाएं तो हो जाएगा a प्लस बी, a² प्लस b² माइनस ab, और बटे में आ जाएगा आपका a² प्लस b² माइनस ab। तो ये a पूरी ब्रैकेट से पूरी ब्रैकेट कैंसिल, अर्थात आपका क्या बचा, a प्लस b। तो a की वैल्यू हमने कितनी मानी है, 785, और b की वैल्यू कितनी मानी है, 435। दोनों को जोड़ दीजिएगा, 5 और 5 10,
8 3 11 और 1 12, 7 4 11 और 1 12, अर्थात इसका आंसर कितना आ गया 1220। तो जब भी कभी ऐसा सवाल आए तो कुछ नहीं करना, ये सब झंझट नहीं करनी है, पड़ोसी को देख लेंगे, ये जहां से चेंज हो रहे हैं, देखो यहाँ से ही चेंज हो रहे हैं, इन्हीं के बीच में प्लस लगा है, अगर यहाँ पे प्लस लगा है तो दोनों को जोड़ देते, यानी कि 785 प्लस 435, अर्थात ये हो जाते 1220। अगर यहाँ पे माइनस लगा होता, चिन्ह काय का लगा होता, माइनस का, तो हम घटा लेते 785 माइनस 435, आंसर आपका आ जाता 0। 5 में से 3 वो 8 में से 3 गए 5 और 7 से 4 गए 3, तो आंसर हमारा आ जाता कितना 350। ये तब के लिए है जब बीच में प्लस लगा है, ये तब के लिए है जब बीच में माइनस लगा होता। तो कोई दिक्कत नहीं है, ना सूत्र याद करने की झंझट है ना कुछ भी है, ठीक है। अगला सवाल कह रहा है कि यदि ए बी सी डी सभी क्रमागत विषम संख्याएं हैं। अच्छा, विषम संख्याएं जानते हैं क्या होती हैं, देखो जरा विषम संख्याओं के बारे में। विषम संख्याएं होती हैं जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, ये सब हमारी क्या हैं, विषम संख्याएं हैं। ये क्या हैं, विषम संख्याएं हैं, ठीक है, ये हैं विषम संख्याएं। विषम संख्याएं वो होती हैं जो 2 से भाज्य नहीं होती हैं। अब हमसे ये कह रहा है कि जो ए बी सी डी है, ए बी सी डी ई एफ, ये सभी 6 के छइयों जो हैं कैसी हैं, विषम संख्याएं हैं। अब जरा देखो, विषम संख्याओं में एक गुण होता है, एक है, एक में 2 जोड़ो 3 हो जाएंगे, 3 में 2 जोड़ो 5 हो जाएंगे, हर एक में 2 जुड़ते जा रहे हैं। अर्थात अगर हम यहाँ से देखो, सब हमें जो आंसर दिए हैं वो सब एक ही फॉर्म में दिए हैं, तो इसलिए इसी को पहली संख्या मान लेंगे। क्या मान लेंगे, अब इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, है ना, इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो अगली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, इसमें 2 जोड़े तो अगली संख्या प्राप्त होनी चाहिए, ठीक है। अगर हमें ए का मान पता चल जाए तो इन सभी का मान क्या कर लेते, पता कर लेते। लेकिन हमसे तो औसत पूछा है, क्या पूछा है, तो औसत का मतलब होता है पदों का योग और बटे पदों की संख्या, पदों का योग बटे पदों की संख्या पदों की संख्या, ऐसा होता है सूत्र आपका। तो देखिए, यानी कि अब इन सबको, ये संख्याएं लिख गई, अब इनका कोई काम नहीं रहा, अब इनका जो काम रह गया है, तो इन सबको क्या करिए, जोड़ दीजिए। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 तो ए हैं आपके पास, प्लस अब ए से जोड़ो 8 6, ये भैया 2 जोड़ने हैं, इसमें घटाएगा तो यहाँ 10 हो जाएंगे। तो जरा देखिए, 10 और 8 18, 6 24, 4 28 और 2 30, यानी कि इनका जोड़ आ गया 30। संख्याएं कितनी हैं, 6, ठीक है। तो अब यहाँ से देखो, 6 से सब कॉमन ले लो, 6 कॉमन ले लेंगे तो a प्लस 6 पंजे 30 और बटे में कितना 6, 6 से 6 कैंसिल, अर्थात आंसर आ गया आपका a प्लस कितना 5, अर्थात जो इनका औसत है वो कितना हो जाएगा, a प्लस 5, ठीक है। यानी कि आपका आंसर कौन सा ठीक है, डी वाला ऑप्शन आपका क्या है, ठीक। तो जब भी कभी ऐसा सम विषम का कोई सवाल आए तो इसी टाइप से आप उसे हल कर लीजिएगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है 2 संख्याएं हैं जिनका गुणनफल कितना है 12 120, यानी कोई 2 संख्याएं ले लो a और b, इनका गुणनफल है 120, और कह रहा है इनके वर्गों का योग a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये दिया है 289। कह रहा है संख्याओं का योग, अर्थात a प्लस b का मान कितना होगा, सही है। कोई हमसे सवाल में ऐसा कह रहा है कि इनकी वैल्यू कितनी होगी, तो जरा देखिए इसमें कोई सूत्र ध्यान आ रहा है आपको, एक सूत्र होता है, उसको लीजिए a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अच्छा देखो, आप लोग जानते हैं कि अगर x स्क्वायर बराबर 5 लिखा है तो x बराबर अंडर रूट कितना हो जाता है 5, अगर हम स्क्वायर हटाएं तो हमें तो खाली स्क्वायर थोड़ा ही पता करना, हमें खाली पता करना था a प्लस बी का मान, तो इसलिए a प्लस बी का मान जो हो जाएगा वो ये अंडर रूट में आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इन्हें सॉल्व करिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 289, 2 गुणा ए बी की वैल्यू कितनी है 120, तो इनको हल कर लीजिए, ये 289 हैं और 12 दूनी 240, 289 प्लस 240 जोड़ो भाई, अंडर रूट 9 हो गए, 8 4 12, 4 1 5,
ये होता है कितने का, 23 का। यानी कि उन संख्याओं का जो जोड़ है वो कितना होगा, 23 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका कौन सा ठीक है, ए ऑप्शन आपका ठीक है। कोई दिक्कत है? तो ऐसे सवाल जब भी आए तो यानी कि हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि अगर हमें बेसिक नहीं पता होगा तो हम डायरेक्ट भी इसका नहीं कर पाएंगे। देखिए जरा, अगला सवाल ऐसा लिखा है, तो ये लिखा होता था, एक सूत्र है घातांक और करनी में, अंडर रूट ए की पावर एक्स, और अगर यहाँ पे बाई लिखा है तो ए की पावर इसे हम एक्स बटे क्या लिख सकते हैं, बाई। ठीक है, ये एक घातांक करनी का सूत्र होता है, उससे देखिए जरा यहाँ से, तो इसको क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n बटे कितना, 2। अगर यहाँ पे कुछ नहीं लगा होता है तो कितना लगा होता है, 2 लगा होता है। अब यहाँ पे आधार 2 है तो यहाँ भी आधार 2 बनाएंगे, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 1 2 3 4 5 6, अर्थात 2 की पावर कितनी आ गई, 6। तो देखिए आधार दोनों के कैसे हैं, बराबर, तो इन्हें हटा दीजिए, n बटे कितना 2 और बराबर में कितना 6 बटे कितना आ जाएगा 1, त्रियक इनकी गुणा कर दीजिएगा, n बराबर 6 दूनी कितना 12, अर्थात जो n का मान है उसकी वैल्यू कितनी होगी, 12 हो जाएगी। सही है, तो कोई दिक्कत है? तो ऐसा जब भी कोई सवाल आए तो इसे तुरंत ऐसे ही करना है। हो सकता है कि अगली बार अगर आपका क्वेश्चन कहीं पे ऐसे दे दे, 3 की पावर x दे दे यहाँ पे, और यहाँ पे आपको 27 लिख दे, अब पूछे कि n की x की वैल्यू क्या होगी, तो कैसे करेंगे आप लोग देखिए जरा यहाँ से, 3 की पावर x बटे कितना 2, और इसको हम 3 में तोड़ लेंगे, 3 तिया 9 तिया 27, यानी 3 को 3 बार लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये आधार हटा देंगे, x बटे 2 बराबर कितना बचा आपका 3, और बटे में 1 गुणा कर लीजिए, x की वैल्यू 3 दूनी कितनी 6, तो x की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई है 6। तो आप एक क्वेश्चन है इसका कि अगर हमारा कहीं अंडर रूट 5 की पावर 22 लिखा हुआ है और यहाँ पे 125 लिखा हुआ है, तो 22 की वैल्यू कमेंट बॉक्स में बताइए कि 22 की वैल्यू इसकी कितनी आएगी। ठीक है, तो ये सवाल हमारा सॉल्व करके बताएंगे आप कितना आएगा। कह रहा है एक बहुभुज में विकर्ण कितने हैं, 20 हैं, उनमें कितनी भुजाएं होंगी। देखो सवाल में जो दिया है, तो यह हमारा जो एक सूत्र होता है विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या का, विकर्णों की संख्या, तो जरा देखो n माइनस 3 और बटे कितना 2, ये सूत्र होता है, जहां n बराबर भुजाओं की संख्या, n बराबर क्या है, भुजाओं की संख्या। ठीक है, इस सूत्र को क्या रखेंगे आप, ध्यान रखेंगे। तो देखिए जरा यहाँ से, अब हमें n की वैल्यू नहीं पता है, n माइनस 3 बटे कितना 2, अब विकर्णों की संख्या पता है, कह रहा है 20 विकर्ण है, कितने विकर्ण दिए हैं, तो अब इनकी इनसे गुणा करिए, n माइनस 3 बराबर कितना 20 दूनी 40, 40 के ऐसे फैक्टर करने हैं घटाएं तो 3 आए, तो 8 पंजे कितने होते हैं 40, यानी कि n की वैल्यू कितनी आ गई 8, और n माइनस 3 की वैल्यू कितनी 5। जरा देखो, तो यहाँ से अगर हम 8 रखें तो 8 8 माइनस कितना 3, अब देखो यहाँ से n माइनस 3 यही तो है, यानी कि हम इसमें से 5 घटा दें तो 3 ही बच जाएंगे, तो देखिए यही n की वैल्यू हो गई, यानी कि जो n की वैल्यू है वो कितनी है 8 है, इसे कोई मतलब नहीं, यानी कि इसमें विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 8, वो सॉरी भुजाओं की संख्या आ गई कितनी 8। ठीक है, वैसे हमसे अक्सर यहाँ पे सवाल ये पूछा होता है कि इतनी भुजाएं दी हैं तो विकर्णों की संख्या कितनी होगी। जैसे हमसे अगर ये कह देता कि किसी बहुभुज में 12 भुजाएं हैं, 12 भुजाएं हैं, तब विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या। अगर सवाल ज्यादा मोस्टली सवाल इस टाइप से आता है तो n का मान हमारे पास दिया है 12, अब हमें डायगोनल्स पता करने हैं कितने हैं, तो लिखेंगे n माइनस 3, n माइनस 3 बटे 2, तो देखिए 12 गुणा 12 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 9, और बटे 2, 2 छंग 12, 6 नेम 54, अर्थात विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी 54, कितनी होगी। तो अगर हमारे कहीं पे हमें भुजाएं दे रखी हैं, मान लो किसी बहुभुज में भुजाएं दे रखी हैं 9, भुजाएं कितनी हैं 9, तो उसमें विकर्णों की संख्या कितनी होगी, ये आपको सवाल को इसमें बताना है, विकर्णों की संख्या, विकर्णों की संख्या
कितनी होगी, ये सवाल कमेंट बॉक्स में हल करके आपको बताना है कि इसमें विकर्ण कितने आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए। कह रहा है इस टाइप का अगर कभी सवाल आता है तो वैसे तो सूत्र पे ही आधारित है, एक सूत्र होता है आपका, इसको अगर हम इसका दोनों पक्षों का वर्ग करें, फिलहाल तो वर्ग नहीं करना है अभी, पहले समझिएगा। यहाँ पे घात 1 है, अगर हम इसको तोड़े ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो यानी कितनी बार सॉल्व करना है, हमें 2 बार सॉल्व करना है। कितना, अगर कहीं पे हमसे ए की पावर 8 दे देता तो यहाँ से आ जाते ए की पावर 2 की होल पावर 2 की होल पावर 2, तो हमें 3 बार सॉल्व करना होता। ठीक है, तो इसमें करते क्या है कि जो भी संख्या दे रखी है, क्या दे रखी है, इसका पहले फर्स्ट टाइम हमने कहा इसे 2 बार याद करना है, तो इसका वर्ग करेंगे और माइनस कितना कर देंगे 2। यहाँ पे प्लस है इसलिए माइनस करना है, अगर यहाँ पे माइनस होता तो हम प्लस कर लेते। तो देखिए यहाँ से 6 छंग 36 में से 2 गए, कितना बचा 34। अब सेकंड टाइम 2 बार करना है, हमने आपको बताया था, तो फिर से इसका वर्ग करेंगे और माइनस के कितने कर देंगे 2। ठीक है, तो 4 चौक 16, 4 तियाँ 12 दूनी 24 और 1 हासिल का 25, 3 तियाँ 9 और 2 कितने 11। अब इसमें से 2 घटा दीजिएगा, अर्थात 1100 कितना आया 54। आंसर आपका कितना आ गया 1154। समझ गए होंगे, ये 2 बार करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे घात कितनी है 4 है, इसलिए पहली बार और दूसरी बार। अगर यहाँ पे पावर 2 होती तो एक बार करते, सही, यहाँ पे पावर कितनी होती 2। जैसे कि अगर हमारे पास कहीं पे सवाल लिखा होता इस टाइप से कि यदि कहीं पे 22 प्लस 1/22 बराबर मान लो 9 लिखा है, तब हमसे पूछता कि 22 स्क्वायर प्लस 1/22 स्क्वायर बराबर कितना होगा, तो हम क्या करते, सिर्फ एक ही बार सॉल्व करते। 9 का स्क्वायर माइनस 2, 9 ने 81 माइनस 2 अर्थात 79, इसका आंसर हो जाता। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे पावर 4 दे रखी है इसीलिए इसे एक बार और करना है। ठीक है, तो आप कमेंट बॉक्स में हमारे जी ये बताइएगा कि यदि x प्लस 1/x बराबर 5 हो तब एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 का मान कितना होगा। ठीक है, इस सवाल को आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल। अच्छा, यहाँ पे 2 माइनस तब करने हैं जब यहाँ प्लस लगा हो, और अगर माइनस लगा होता तो यहाँ पे हम 2 प्लस कर देते। ठीक है, देखिए रहा यहाँ से ये कह रहा है रिक्त स्थान भरिएगा। ठीक है, तो ये हमारे सवाल थे गणित के थे। अब हमारी ये अगला सवाल जो है वो रीजनिंग का है। जरा देखिए, जब भी रीजनिंग का सवाल आता है जरूरी नहीं है कि उसमें गुणा ही हो, भाग हो, कुछ भी हो सकता है, तो इसके लिए पहले अंतर विधि अपनाते हैं। देखिए, इधर संख्याएं कम हैं, इधर संख्याएं ज्यादा हैं, इसलिए हम इसे उल्टी साइड से सॉल्व करके लाएंगे कि इसमें क्या हुआ है। तो देखो, इसमें कितने का अंतर है 4 का, इनमें अंतर कितने का है 8 का, है ना। तो ऐसे यानी कि यहाँ 4 एकम 4 दूनी 8। अगला सवाल हमें नहीं पता था, यानी दुगना तो हो रहा है, ये हमें ध्यान है। करके देख लेते हैं कि इनमें जो अंतर है हमारा 8 दूनी कितने का होना चाहिए 16 का, और यहाँ पे अंतर हमारा कितना होना चाहिए, देखो 16 दूनी 32 का, और यहाँ पे अंतर होना चाहिए कितने का 64 का। ठीक है, तो ये सवाल हमारा सॉल्व होना चाहिए। देख लो जरा, अगर इनको 6 4 10, 6 6 12 और 1 13, यानी कि ये आ रहा है। अगर हम 64 में कितने जोड़ रहे हैं, वो 66 में 64 जोड़ रहे हैं तो 64 आ रहे हैं, यानी कि ये हमारा रूल हमें मिल गया है। यानी कि हर बार इधर से जो भी अंतर है उनका आधा अगली बार घटाया जा रहा है। पहले हमने इन दोनों का अंतर लिया, कितना था 64, 64 का आधा, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, और अगर आधे होते तो फिर आधा करके घटा देते। तो यही रूल था। अब हमसे पूछ रहा है कि ये जो क्वेश्चन वाली संख्या है वो क्या आएगी, या तो हम 66 में 32 जोड़ दें, या 66 से 32 सॉरी घटा दें क्योंकि कम हो रही है, या उल्टा हल करें तो 18 में 16 जोड़ दीजिएगा। देखो 66 में कितना जोड़ घटाना है 32 घटाना है, सॉरी 66 में से 32 घटाना है क्योंकि हर बार घटा के आ रहा है अगला। तो 6 में से 2 गए कितना बचा 4, और 6 में से 3 गए कितने बचे 3। तो ये हम जब करेंगे जब हम 66 में से 32 क्या करिए घटाए। उल्टा अगर हल करते तो 18 में आप 16 जोड़ दीजिएगा, 8 और 6 14, 2 1 3, सही है। तो भी आंसर आपका कितना आता 34। ठीक है, नव अगला सवाल दिया है कि वृत्त जैसे चाप से संबंधित है
तो वर्ग उसी प्रकार से किससे संबंधित होगा। देखो वृत्त में हम क्या करते हैं, इस टाइप को लगाते हैं, यानी इसे कहते हैं वृत्त। तो हमने क्या लगाया, चाप। तो अब हम इसमें वर्ग खींचते हैं, तो ये खींच देते हैं रेखा। क्या खींचते हैं, रेखा। यानी कि वर्ग किससे संबंधित होगा, रेखा से। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, कह रहा है यदि प्लस का अर्थ माइनस। तो इसे भैया जब भी ऐसा सवाल आए तो जो आपके पास लिखा है इसको लिखना ही स्टार्ट करिए। पहले हमारे पास क्या लिखा है 30, फिर क्या है गुणा। अब यहाँ पे देखो इसने कहा होगा कि गुणा का अर्थ ये है, तो गुणा का देखो कह रहा है गुणा का अर्थ प्लस है। क्या है, प्लस। अब हम यहाँ पे चिन्ह गुणा की जगह काहे का लगा देंगे, प्लस का। फिर अगला सवाल वो चिन्ह लगा है माइन भाग का, तो क्या कह रहा है कि भाग का अर्थ गुणा है, भाग का अर्थ गुणा है। 8 लिख लिया। अगला चिन्ह है हमारा माइनस, कह रहा है माइनस का चिन्ह है भाग, यानी कि भाग लगा दिया। फिर प्लस है, प्लस का अर्थ दे रखा है -4। ठीक है, तो कल हमने आपको एक बताया था कि गुणा में घात है जोड़ दो, भाग में दो घटाए, और घात के ऊपर घात हो तो गुणा दो। का को पहले तोड़कर ता पीछे दो, भाग गुणा करो धन जोड़ दो, ये सरलीकरण का सूत्र है। यानी का को पहले तोड़कर ता पीछे दो, भाग गुणा करो धन जोड़ दो, गुणा करो। देखिए का को पहले तोड़कर ता पीछे दो, भाग गुणा करो धन जोड़ दो, ऋण को दो घटाए। ये सूत्र है सवालों को हल करने का। ठीक है, जब भी कभी सरलीकरण का सूत्र आए तो यानी कि यही है जो बोर्ड मास कहते हो, वो यही नियम है। ठीक है, तो पहले हमें का तो है नहीं, फिर भाग करना है। देखो भाग इनके बीच लगा है, 4 दूनी 8। फिर कह रहा है गुणा करो, 4 दूनी कितना हो गया 8। फिर कह रहा है प्लस करो, कितना हो गया 38। फिर कह रहा है माइनस करो, अब इसको बचा ये माइनस कर लीजिएगा, कितना आंसर आ गया आपका 34। आंसर क्या आ गया आपका 34। ठीक है, तो ये सवाल का क्या हो गया, सलूशन हो गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। उचित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। किसमें करना है, इनका क्रम लिखना है। जैसे कि अभी आप लोग परीक्षा आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी आप हो छात्र, क्या है छात्र। अभी आप क्या कर रहे हैं, छात्र जो हैं, छात्र है, पुस्तकें हैं, अध्ययन है, परीक्षा है, परिणाम है। तो जैसे अभी आप तैयारी कर रहे हैं, अभी आप पुस्तकें पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, पुस्तकें। यानी कि छात्र जो हैं अभी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, पुस्तकों का क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हो, पुस्तकें। ठीक है, पुस्तकों का क्या कर रहे हो, अध्ययन। तभी आप क्या दोगे, परीक्षा, फिर आपका क्या आएगा, परिणाम। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि पहले आना चाहिए छात्र। छात्र थे वो पुस्तकों का क्या कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे, फिर उन्होंने परीक्षा दी और फिर उनका क्या आ गया, परिणाम। अर्थात हमारा विकल्प ये वाला क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। इनमें से जो भी हो, यानी कि विकल्प आपका कौन सा ठीक है, बी वाला विकल्प क्या हो गया, ठीक। कोई दिक्कत है। अगला सवाल देखिएगा। कह रहा है किसी कक्षा में 42 छात्र हैं। कितने छात्र हैं टोटल, 42। कह रहा है इनमें रवि का आगे से 16वां स्थान है। कौन सा स्थान है, 16वां। देखिए जरा ये वाली टोटल जो एक लाइन है, इसमें कितने छात्र हैं, 42 लोग हैं। कितने लोग हैं। अब कह रहा है कि जिसमें रवि का आगे से 16वां स्थान है, यानी कहीं रवि यहाँ पर है, ये 16वें स्थान पर है। कौन से स्थान पर है, 16वें। तो इससे पहले कितने लोग रहे होंगे, कितने, 15। कितने लोग रहे होंगे। अब यहाँ से 15 घटा लीजिए। 42 में से कितने घटाने हैं, 15। 12 में से 5 गए, कितना, 7। और यहाँ पे कितना हो गया, 3 में से 1 गए, 2। अर्थात अंत से उसका जो हिसाब किताब होगा वो कौन सा स्थान होगा, 27वां स्थान होगा। ठीक है, तो इसका स्थान कौन सा आ जाएगा आपका, 27वां। ठीक है, अगर कभी कभी हमें ऐसा भी दिया होता है, कहेगा कि प्रारंभ से उसका स्थान कौन सा है, 16वां, अंत से आया कितना, अंत से आया है आपका 27वां। तो पूछेगा कि इसमें कुल कितने लोग हैं, क्या है, कुल कितने बच्चे हैं। तो क्या करना आप, जो भी 16वां है 27वां है, दोनों को जोड़ लेना, 7 6 13, 3 और 1 4, यानी टोटल कितना आ गया है 43। तो इसमें से 1 घटा देंगे तो आपके कुल बच्चे निकल जाएंगे। ठीक है, जब भी आएंगे कि कुल कितने हैं, तो आप ऐसे करके जो भी प्रारंभ से और अंत से स्थान दिए हों उनको जोड़ के एक क्या करना, घटाना, और ये आ जाएगा। अगर हमारा कभी ऐसा दिया है तो जो भी स्थान दिया है 16वां दिया है, तो टोटल में से उससे 1 कम करके हम घटा देंगे, अंत से हमारी दूसरी साइड से उसका स्थान आ जाएगा। ठीक है, तो ये आज के क्या थे, 20 क्वेश्चन थे। अब अगले एपिसोड के लिए कल हम आपसे मिलेंगे। ठीक है,
तब तक हमारे चैनल धर्मेंद्र डिफेंस एकेडमी को फॉलो कीजिएगा, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कुछ समय बाद इसकी एक और नई सीरीज आएगी। उसमें आपको जैसे जैसे परीक्षा का नज़दीक समय आता जाएगा, इसमें कुछ ना कुछ आपके बदलाव होते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए जैसे अगली बार में इसमें जो अभी चल रहे हैं आपके 20 क्वेश्चन, फिर आपके कराए जाएंगे कितने 30 क्वेश्चंस। ये 30 क्वेश्चंस होंगे मैथ और रीजनिंग के, मैथ प्लस रीजनिंग के। और इसके बाद में एक अभी सीरीज जल्दी ही आने वाली है जिसमें आपको जीके जीएस का जीके पढ़ने को मिलेगी। ये भी आपके सुपर 30 नाम से शुरू हो रहा है, सुपर 30। इसमें आपको 30 क्वेश्चन जीके और जीएस के बताए जाएंगे, जिसमें आपके 15 क्वेश्चन जो हैं काय के रहेंगे, 15 क्वेश्चन जीके के रहेंगे और 15 क्वेश्चन आपके साइंस के रहेंगे, 15 क्वेश्चन जीएस के रहेंगे, जनरल साइंस के रहेंगे। ठीक है, तो ये सीरीज बहुत ही जल्दी आने वाली है और इस सीरीज को आप आगे बढ़ाते रहिएगा, हम आपके लिए ऐसे ही सीरीज लाते रहेंगे। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।